गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 1 मार्च 2022 है। मार्च का पहला दिन है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आज महाशिवरात्रि है, तो सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन। सभी लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सचिव पर्यावरण विभाग, या ऑप्शन डी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। तो सभी लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। और आज थोड़ा ब्रीफ एनालिसिस करेंगे, थोड़ा समय की कमी है। देखिए, दुनिया में कोई भी युद्ध होता है या कुछ भी होता है तो उसका समाधान इसी तरह से टेबल टॉक्स के माध्यम से होता है। चाहे युद्ध के बाद हो, युद्ध के पहले हो, या किसी भी स्थिति में हो, दुनिया में हर एक समस्या का समाधान जो है टेबल टॉक से ही होता है। तो रूस और यूक्रेन के बीच में टेबल टॉक चल रही है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सब नॉर्मल जल्दी से जल्दी हो जाए। बाकी एक बार इस न्यूज़ को पढ़ लीजिएगा। ऑपरेशन गंगा में प्रधानमंत्री ने भेजे 4 मंत्री। तो ऑपरेशन गंगा एक ऑपरेशन है जिसका उद्देश्य है कि यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वहां से वापस निकालना। और इसके तहत भारत ने 4 मंत्री को बेसिकली भेजा है। अपने 4 मंत्री को वहां पे भेजा है ताकि यूक्रेन के जो सटे हुए देश हैं, यूक्रेन के आसपास जो सटा हुआ देश है, जैसे मालदोवा है, जैसे रोमानिया है, जैसे हंगरी है, तो उस सटे हुए देश में अपने एक मंत्री को भेज दिए ताकि वहां से अपने नागरिकों को आसानी से निकाला जा सके। वैश्विक चुनौतियां गंभीर, भारत का मजबूत होना जरूरी, मोदी। देखिए, ये चुनावी रैली में बोला गया और नॉर्मली चुनावी रैली में जो बोला जाता है स्टेटमेंट, वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन चुनावी रैली में बोलने के बावजूद कुछ पॉइंट यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुझे लगा है, जो मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक तो मेंस पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि हमें अब जो है वैश्विक चुनौतियाँ जिस तरह से बढ़ रही है, और आप गौर कीजिए कि कोरोना के बाद भारत ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था। तो कोरोना के बाद आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, और उसी तरह से कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है यूक्रेन और रूस की लड़ाई के बाद। यूक्रेन और रूस की लड़ाई के बाद भी हमारा जो आत्मनिर्भर भारत अभियान था वो काफ़ी हद तक मजबूत होने वाला है। हमें अपने सीमा की सुरक्षा करनी होगी, और हमें खेती से लेकर के मिलिट्री तक, समुद्र से लेकर के अंतरिक्ष तक, हर सेक्टर में अपने आप को शक्तिशाली बनाना होगा। देखिए, ये बात भारत ने सीखा। अगर आप गौर कीजिए, 1991 में रूस का विघटन होता है, यूएसएसआर का विघटन होता है, सोवियत संघ का विघटन होता है। उसका एक रीजन था। उसका रीजन ये था कि रूस भले ही मिलिट्री पावर बन गया था, रूस मिलिट्री पावर भले ही बन गया था, लेकिन रूस कभी इकोनॉमिक पावर नहीं बन पाया। अभी भी देखिए, मिलिट्री पावर में रूस का विश्व में सेकंड नंबर है। अमेरिका के बाद रूस ही आता है, अमेरिका के बाद चीन नहीं आता है। अमेरिका के बाद जो रूस का नंबर आता है मिलिट्री पावर में, लेकिन रूस इकोनॉमिक पावर नहीं बन पाया। और यही कारण है कि 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो ये बात भारत समझता है, इसलिए भारत को दोनों चीज़ साथ में बनने की आवश्यकता है। भारत मिलिट्री पावर और साथ ही साथ इकोनॉमिक पावर, दोनों भारत साथ में बनने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ से मेंस पर्सपेक्टिव है से एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से हम अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके हर एक सेक्टर में। तीसरी तिमाही की विकास दर में मामूली सुस्ती। देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ। किसी भी इकोनॉमी की जो विकास दर होता है वो बेसिकली 4 क्वार्टर होते हैं। 4 क्वार्टर, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। पहला क्वार्टर जो होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर के मई जून। 1 अप्रैल से लेकर के अप्रैल, मई और जून, यानी 3 महीना का होता है। 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक कहिए। दूसरा क्वार्टर होता है जुलाई, अगस्त और सितंबर का। तीसरा क्वार्टर होता है अक्टूबर, 1 अक्टूबर से लेकर के नवंबर और दिसंबर का, 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक का। तो जो चालू वित्त वर्ष है, चालू वित्त वर्ष मतलब क्या है? अभी जो वित्त वर्ष चल रहा है एग्जैक्टली, और अभी कौन सा वित्त वर्ष चल रहा है? 2021-22 चल रहा है वर्तमान में।
2021-22 वित्त वर्ष जो है वो समाप्त होगा 31 मार्च को। तो चालू वित्त वर्ष में जो तीसरा क्वार्टर है, तीसरा क्वार्टर यानी अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक का, उसका एग्जैक्ट डाटा आ चुका है कि इस क्वार्टर में भारत ने 5.4% ग्रोथ रेट किया। भारत की आर्थिक विकास 5.4% रही है तीसरे क्वार्टर में, जबकि पूर्वानुमान था 6%। तो हमारा जो पूर्वानुमान था कि 6%, उसको घट करके 5.4% एग्जैक्ट हुआ। तो ये एग्जैक्ट फिगर है, ये कोई पूर्वानुमान नहीं है, एग्जैक्ट फिगर है। अब देखिए, जिस तरह से यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसको देखते हुए एनएसओ ने भारत का विकास दर, अगर आप याद कीजिए इकोनॉमिक सर्वे में हमने डिस्कस किया था और बजट में भी डिस्कस किया था कि भारत का विकास दर चालू वित्त वर्ष में यानी वित्त वर्ष 2021-22 में 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया था एनएसओ के द्वारा, जिसको अब चेंज करके 8.9% कर दिया गया। तो अब हमारी सरकार के अनुसार हमारा आर्थिक विकास जो है 8.9% होगा, और उसका रीजन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यूक्रेन और रूस विवाद भी है। बाकी इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। रूस के साथ यूक्रेन से सामंजस्य बनाने की कायदा भारत दोनों के साथ कोशिश कर रहा है कि संबंधों को बेहतर किया जाए और दोनों के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश किया जाए। प्लास्टिक प्रदूषण रोकने पर ध्यान केंद्रित कर रहे विश्व के नेता। देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये भी मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2018 में, मुझे याद है कि 2018 में भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था और विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। अब देखिए, ये जो थीम है प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेकर के, भारत पिछले 4-5 वर्ष से अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अब केन्या के नैरोबी में UNEA की मीटिंग होने वाली है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की मीटिंग होने वाली है, और वहाँ पे हमारे जो नेता हैं वो, या हमारा देश जो है वो बेसिकली प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर ही मुद्दा उठाने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि भारत ने 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक पॉल्यूशन को बैन करने का निर्णय लिया गया। तो जो भी आप प्लास्टिक आपको मिल रहा है आज, 1 जुलाई 2022 से वो प्लास्टिक आपको नहीं मिलेगा। भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इसके बाद 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक को बैन कर दिया जाएगा। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा, मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो है यहाँ पे ये याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का हेडक्वार्टर केन्या के नैरोबी में है। अफ्रीका का जो नैरोबी है, एकमात्र UN का बॉडी अफ्रीका में है, वो यही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यही है जो अफ्रीका में इसका बॉडी है। एकमात्र यूनाइटेड नेशन की बॉडी जिसका हेडक्वार्टर अफ्रीका में है, वो यही बॉडी है। यूनेप कहते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं कल एक वीडियो बना नहीं पाया, मैंने सोचा था बना दूं, देखता हूँ आज समय मिलेगा तो मैं बना दूंगा। UN की भूमिका वर्तमान में क्या है उसको लेकर के मुझे बनाना था, कल भी मैं बना नहीं पाया, आज समय मिलेगा तो मैं बना दूंगा। लेकिन ये टॉपिक भी कहीं के उसी से संबंधित है, तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको जरूर आप लोग पढ़िए। उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने का प्रयास। बजट अगर आपने देखे होंगे या बजट आपने पढ़ा होगा तो कई सारे पॉइंट मिलेगा आपको। जैसे नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है बेसिकली उच्च शिक्षा को सुधार करने के लिए बना रही है। बड़े बड़े कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होता था, लेकिन नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी बनने से वहाँ पर भी एडमिशन हो सकेगा। एक आम बच्चे IIT वगैरह में भी पढ़ सकेंगे। तो ये उच्च शिक्षा के सुधारने का प्रयास है, उच्च शिक्षा में इम्प्रूव करने का प्रयास है। और वही कई सारे प्रयास
उच्च शिक्षा पर सुधार करने के लिए सरकार कर रही है। तो उसी के संबंध में ये एडिटोरियल, इसको पढ़ लीजिएगा। यूक्रेन संकट पे कृषि क्षेत्र पे होगा असर। देखिए कुछ पॉजिटिव असर होगा, कुछ नेगेटिव असर होगा। पॉजिटिव असर होगा हमारा गेहूं पे, गेहूं का हमारा निर्यात बढ़ेगा। नेगेटिव असर होगा हमारा खाद्य तेल पे। तो कुछ पॉजिटिव असर होगा, कुछ नेगेटिव असर होगा, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। कोर सेक्टर में 3.7% का इजाफा। 8 कोर सेक्टर है और 8 कोर सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 40.27 40.27% का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये योगदान रखते हैं। एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे एक बार बीपीएससी ने प्रोजेक्ट मैनेजर पे क्वेश्चन पूछा था। तो 40.27 40.27% का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये 8 कोर सेक्टर योगदान रखते हैं। तो मतलब ये 8 कोर सेक्टर 40% से अधिक योगदान रखता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। तो ये कोर सेक्टर का नाम याद रखिएगा। इसमें कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पाद है, सीमेंट, बिजली, फर्टिलाइजर, ये सारा का सारा चीज आता है। निजी क्षेत्र सरकार के साथ मिलकर निवेश करें। ये सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि निजी क्षेत्र सरकार दोनों मिलकर काम करें। इसको भी पढ़ लीजिए। और माधवी पुरी बुच बनी सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम याद रख लीजिएगा, माधवी पुरी बुच सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। चलिए इतना ही क्वेश्चन था, इतना ही टॉपिक था जो इम्पोर्टेंट था। डिटेल से तो डिस्कस नहीं कर पाया आज, तो जो चर्चा किया जिस टॉपिक की हमने आपके साथ, उसको ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी कल मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन बी। और NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अध्यक्ष होते हैं पर्यावरण मंत्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।